हॉस्पिटल में एक महिला की आंखें खुलती हैं जिसने अपने पति को अपनी एक किडनी दी है और उसके बाद वह अपने पति से मिलने के लिए बोलने लगती है। अब पति दूसरे कमरे में होता है और यहाँ पर यह महिला दूसरे कमरे में, और जब वह मिलने के लिए कहती है तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि अभी रुक जाओ, थोड़ा सा ठीक हो जाओ और उसके बाद ही जाकर तुम अपने पति से मिल सकती हो। इसके बाद कुछ दिनों वह वहीं पर इंतजार करती है और जैसे ही अपने पति के पास जाकर उसका हाथ पकड़ती है तो पति एकदम से अपना हाथ झटकता है और कहने लगता है कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। अब इस बात को सुनने के बाद उस महिला की आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं और वहीं पर उसके सास ससुर भी थे और वह भी इस बात को देखकर बड़े हैरान हो जाते हैं कि जिस पत्नी ने उसे अपने शरीर का अंग दान कर दिया वह उससे तलाक क्यों मांग रहा है। क्या हुआ था ऐसा जिससे पति ऐसा कह रहा था? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। केरल के अंदर एक बड़ा ही खुशनुमा परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता और उनका एक लड़का है जिसकी शादी हो चुकी है। लड़के का नाम अमित होता है और अमित की जो पत्नी होती है उसका नाम होता है संगीता। अमित और संगीता दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार किया करते हैं और एक दूसरे के लिए मरा मिटा करते हैं। अमित जिसकी उम्र फिलहाल 30 साल है और वह एक अच्छी सी कंपनी में काम किया करता है, यानी कि रुपए पैसों की भी उनके पास कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो अमित का पिता है वह सरकारी नौकरी से रिटायर है और उसकी भी पेंशन आया करती है। ऊपर से उनके पास पुश्तैनी जमीन अच्छी खासी है तो कैसी भी रुपए की तो कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन तभी एक दिन अचानक से जो अमित होता है उसकी तबीयत खराब होने लगती है और जब वह अपनी कंपनी के लिए जा रहा था नौकरी के लिए तो वह एकदम से पैरासीटामोल की गोली लेता है और यहाँ पर पत्नी उसे देखकर कहने लगती है कि क्या हुआ जी, तुम इस तरह से गोली क्यों ले रहे हो? तो वो कहता है कि कुछ नहीं, थोड़ी सी थकान सी है और लगता है कि थोड़ा बहुत बुखार आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ऑफिस जा रहा हूँ और ऑफिस से आने के बाद डॉक्टर साहब को दिखा लूंगा। ऐसा कहकर अमित वहां से चला जाता है और इसके बाद धीरे धीरे इन बातों को 1 से 2 महीना बीत जाता है। उस टाइम पर तो अमित डॉक्टर साहब से इलाज करवा कर आ गया था और उसका बुखार भी ठीक हो गया था, लेकिन धीरे धीरे 1-2 महीने बाद अचानक से जो अमित होता है उसको बहुत ज़्यादा बीमारी ने घेर लिया था और वह पूरी तरह से बिस्तर पकड़ लेता है। जब वह बिस्तर पकड़ लेता है तो यहाँ पर पूरा परिवार इकट्ठा होता है और इकट्ठा होने के बाद अमित को एक अच्छे से हॉस्पिटल में दिखाया जाता है और वहाँ पर उसका चेकअप किया जाता है। अब जैसे उसका चेकअप किया जाता है तो यहाँ पर अमित को पता चलता है कि उसकी दोनों किडनियाँ खराब हो गई हैं और वह अब डायलिसिस पर ही अपनी जिंदगी को जी सकता है। इसके बाद अमित काफ़ी ज़्यादा मायूस हो जाता है, लेकिन तभी उसकी जो पत्नी होती है वो उसका ढांढस बंधाती है और कहती है कि चिंता मत करो, मैं हूं ना, हम दोनों आराम से अपनी जीवन को व्यतीत कर लेंगे और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो डायलिसिस का प्रोसीजर होता है वो काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक होता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर लोगों को नींद भी नहीं आया करती है जब डायलिसिस का समय आता है और उसके बाद डायलिसिस करवाना ज़रूरी होता है। 1-2 घंटे मरीज को मशीन पर लगाकर रखा जाता है और उसके शरीर के अंदर जितना भी खून होता है उसको फिल्टर किया जाता है, यानी कि जो काम किडनी किया करती हैं वो काम एक मशीन किया करती है और ये प्रोसीजर काफ़ी ज़्यादा दर्दनीय होता है। अब इस चीज़ों को देखने के बाद जो अमित होता है वह काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान और उदास सा रहने लगता है। यहाँ पर अमित के लिए डॉक्टर साहब से बात भी की गई थी कि किसी की एक किडनी मिल जाए तो उसी से जीवन व्यतीत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अमित के घर में उसके माता पिता हैं जिनकी किडनी की मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा थी, लेकिन जो माता पिता थे वो काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग हो चले थे और उनकी किडनी डॉक्टर साहब लेने से मना कर देते हैं। माता पिता भी इस बात को देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उनके बच्चे को अभी बच्चे ही नहीं हुए हैं और वह ऐसी उम्र में जाकर इस तरह से बीमार हो गया है तो उसका जीवन कैसे व्यतीत होगा। यह सोचकर माता पिता परेशान रहते हैं और डॉक्टर साहब से गुहार लगाते हैं कि डॉक्टर साहब कोई बात नहीं, आप हमारी किडनी निकाल दो और इनको लगा दो। लेकिन माता पिता को छोटी छोटी ऐसी बीमारी थी जैसे बीपी, शुगर, इन चीज़ों के चलते उनकी किडनी अमित को लगाना पॉसिबल ही नहीं था और डॉक्टर साहब उन्हें समझा देता है। इसके बाद जो डॉक्टर होते हैं वह इधर उधर से किडनी का इंतजाम करने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर भी उसके लिए कोई भी किडनी नहीं मिलती है और ये प्रोसीजर चलता रहता है। अमित इन सभी चीज़ों के चलते काफ़ी ज़्यादा हताश और उदास रहता है और तभी एक दिन अचानक से जब सुबह सुबह सभी लोग खाने की टेबल पर बैठे हुए थे तो यहाँ पर जो संगीता होती है वह सभी के सामने कहने लगती है कि अपने पति को किडनी मैं दूंगी और मैं अपना चेकअप करवा के देखती हूँ और मुझे पक्का विश्वास है कि मेरी किडनी इनसे मैच हो जाएगी। अब यहाँ पर घर वाले कहने लगते हैं कि बेटा ऐसा नहीं हुआ करता, डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि घर वालों की जरूर से मैच हो सकती है, वरना बहुत ही मुश्किल चांस है कि तुम्हारी किडनी से मैच हो जाए। लेकिन तभी यहाँ पर जो संगीता होती है वो कहती है कि
कोई बात नहीं, एक बार देख तो लेते हैं, शायद मेरी किडनी मैच हो जाए, कम से कम इससे मेरे पति का जीवन तो अच्छी तरह से व्यतीत हो जाएगा। यहाँ पर सभी लोग इस बात को सुनकर उससे मना तो करते हैं, लेकिन संगीता इस बात की जिद पर अड़ जाती है और आज के आज ही अपने पति को लेकर सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाती है और वहां पर डॉक्टर साहब से अपने चेकअप करवाने लगती है। जब पति के साथ वह हॉस्पिटल जा रही थी तो पति सोच रहा था कि कोई बात नहीं, वहां पर मैच ही नहीं होगा तो इससे बहस ही क्या करनी, तो इसी वजह से वह चुपचाप उसके साथ चला जाता है। लेकिन जैसे चेकअप होने के बाद रिजल्ट आता है तो यहाँ पर डॉक्टर साहब भी हैरान हो जाते हैं एक बार तो कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि इसकी तो संभावना ना के बराबर हुआ करती है और लाखों में एक आध ऐसा केस हुआ करता है जिसके अंदर पत्नी की किडनी पति को मैच हो जाती है। अब तभी यहाँ पर सभी चीज मैच हो गई थी और डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप अपनी किडनी अच्छी तरह से इनको दे सकती हो और कोई भी दिक्कत नहीं है। पत्नी इस बात को सुनकर खुश हो जाती है और डॉक्टर साहब से कहने लगती है कि अब मेरी किडनी निकाल कर इनको लगा दो और बिल्कुल भी देरी इस बात में मत करो। इसके बाद जो पति होता है वो उससे मना करने लगता है, लेकिन पत्नी उसे चुप करा देती है, कहती है कि नहीं, मुझे ही पता है कि आप किस तरह से जीवन जी रहे हो और मैं आपको हमेशा के लिए ऐसा नहीं देख सकती। आपको किडनी तो लेनी ही पड़ेगी, वरना डायलिसिस का तो क्या है, कितने दिन तक चलेगा और कब न जाने क्या हो जाए। इस बात को सुनकर पति चुप हो जाता है और यहां पर अब संगीता की किडनी अमित को लगाने का प्रोसीजर चालू हो जाता है। माता पिता भी आ गए थे और वह भी इस बात को देखकर हैरान हो जाते हैं कि इस बच्ची की किडनी इसको मैच कैसे हो गई। उसके बाद जो डॉक्टर साहब होते हैं वह सारे चेकअप वगैरह करके दोनों को ऑपरेशन के लिए तैयार करते हैं और उसके बाद उन दोनों का सफल ऑपरेशन हो जाता है। यहाँ पर जब ऑपरेशन हो रहा था तो सास ससुर बड़े ही घबरा रहे थे और उसके बाद जब डॉक्टर साहब निकलकर बताते कि सब कुछ अच्छी तरह से हो गया है तो उसके बाद उनकी सांस में सांस आती है। यहाँ पर जैसे संगीता को होश आता है तो उसके बाद उसके पास जो कंपाउंडर था वह उससे कहने लगती है कि भैया मुझे अपने पति से मिलना है और मुझे उनके पास ले चलो। लेकिन तभी जो कंपाउंडर होता है वो कहता है कि मैम देखो, आपकी किडनी भी निकली है और आपका भी बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है, तो अभी आपको आराम की जरूरत है और उसके बाद ही आप अपने पति से मिल सकती हो। यहाँ पर दोनों पति पत्नी अलग अलग कमरों में थे और इसके बाद धीरे धीरे कुछ समय बीतने लगता है। समय के साथ साथ यहाँ पर जो संगीता होती है वह अपने पति से मिलने के लिए बेकरार होती है, क्योंकि वह उससे बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी और किसी भी हालत में उसे खोना नहीं चाहती थी। इसके बाद यहाँ पर जैसे संगीता थोड़ी सी ठीक हो जाती है तो डॉक्टर साहब उसे उसके पति से मिलाने के लिए कहते हैं और एक व्हील चेयर पर बिठाकर उसे धीरे धीरे वहां से उसके पति के कमरे में ले जाते हैं। पति जो कि बिस्तर पर पड़ा हुआ था और जैसे वो अपनी पत्नी को आते हुए देखता है तो देख तो लेता है लेकिन अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। यहाँ पर जो संगीता होती है वह धीरे धीरे उसके पास जाती है और उसके पास अपनी व्हीलचेयर को लुकवाकर उसका हाथ पकड़ने लगती है। यहाँ पर संगीता के सास ससुर भी थे और जैसे यहाँ पर संगीता अमित का हाथ पकड़ती है तो अमित एकदम से अपने हाथ को झटकता है और कहता है कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। इस बात को सुनते ही यहाँ पर संगीता पूरी तरह से हैरान हो जाती है और एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इधर यहाँ पर जो अमित के माता पिता होते हैं वह भी पूरी तरह से हैरान हो गए थे और अपने बेटे से कहने लगते हैं कि बेटा ये तू क्या कह रहा है, इसने तो तुझे अपने शरीर का अंग दान कर दिया है और उसके बावजूद भी तू इसे तलाक के लिए बोल रहा है। लेकिन बेटा साफ साफ बोल देता है कि देखो मैं फैसला कर चुका हूं और मुझे अपनी पत्नी से तलाक चाहिए। यहाँ पर जो पत्नी होती है वो रोते हुए उससे कहने लगती है कि अमित ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तुम्हें मुझसे तलाक चाहिए। तो यहाँ पर अमित कहने लगता है देखो मैंने तुमसे मना किया था कि तुम मुझे अपनी किडनी मत दो, अब तुम्हें जब भी मैं देखूंगा तो मुझे उस किडनी की याद आएगी, क्योंकि मैंने तुम्हारी किडनी अपने अंदर लगवा ली है और इस किडनी की वजह से बार बार मैं शर्मिंदा हूंगा कि मैंने अपनी पत्नी का इतना बड़ा एहसान अपने सर पर रख रखा है। इस बात को सुनकर पत्नी उसे समझाती है लेकिन पति साफ साफ एक ही वर्ड बोलता है कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। इसके बाद पत्नी तो रोती रहती है लेकिन तभी जो कंपाउंडर होते हैं उसे उसके कमरे में ले जाते हैं और यहाँ पर पूरा परिवार एकदम से खामोश हो जाता है। धीरे धीरे इन बातों को लगभग 10 से 12 दिन बीतते हैं और 10-12 दिन बाद इनकी हॉस्पिटल से तो छुट्टी हो जाती है, लेकिन घर के अंदर जाकर भी मातम का सा माहौल हो जाता है और ये बात जिस भी रिश्तेदार को पता चलती है वही यहाँ पर आता है और यहाँ पर आने के बाद अमित से एक ही बात पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो अमित सभी को वही जवाब दिया करता है और लोग बड़े हैरान होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया, जो हो गया सो हो गया, अब इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अमित अड़ा हुआ था कि मुझे अपनी पत्नी से तलाक चाहिए और इस बात को कहकर वह एक वकील साहब से भी बात कर लेता है और उसको 2 दिन बाद घर पर आने के लिए बोल देता है कागज तैयार करके। पत्नी बड़ी ही परेशान है और वह अपने सास ससुर के गले लिपट लिपट कर फूट फूट कर रोने लगती है और यहाँ पर सास ससुर भी अपने बेटे को समझाने की तो कोशिश करते हैं लेकिन अमित किसी की भी सुनने वाला नहीं था। सभी लोग इस बात से हैरान है कि आखिर ऐसा क्या हो गया, लेकिन किसी को भी इस बात के बारे में नहीं पता चलता। उसके बाद यहाँ पर जो पत्नी होती है जब उसे पता चल जाता है कि उसका पति उसे तलाक देना चाहता है तो उसके बाद वह अपने आप ही इस घर को छोड़ने का फैसला कर लेती है और कहती है कि ठीक है, जब तुम मुझे तलाक ही देना चाहते हो तो क्यों ना मैं ही इस घर को छोड़कर चली जाती हूँ और अपने जीवन को आराम से व्यतीत कर लूंगी।
ऐसा कहकर जो पत्नी होती है अपने कमरे में जाती है और वहां पर जाकर अपने सामान को पैक करने लगती है। पत्नी की आंखों में आंसू थे और वह फूट फूट कर रोए जा रही थी। जब वह अपने सामान को पैक कर रही थी तो उसके सामने से उसकी और उसके पति की वो फाइलें आ जाती हैं, जिन फाइलों को वह हॉस्पिटल से लेकर आए थे। और यहाँ पर जो पत्नी होती है अपने पति की याद के तौर पर उस फाइल को अपने साथ रख लेती है और यहाँ से इस घर को छोड़कर अपने मायके चली जाती है। रोती हुई वह अपने मायके पहुंच गई थी, लेकिन मायके वालों को भी पता था कि इसका पति से तलाक देने के लिए बोल रहा है और वह उसे समझाने लगते हैं। कहते कि बेटी कोई बात नहीं, जब तुम्हारे पति ने ठान ही लिया है तो कोई बात नहीं, उसे तलाक दे लेने दो। लेकिन यहाँ पर संगीता का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि उसने अपने पति के लिए इतना बड़ा बलिदान जो दिया था। इसके बाद जो पत्नी होती है वह एक दिन ऐसे अपने कमरे में बैठी हुई थी मायके में, और वहां पर अपने पति की फाइल को खोलकर ऐसे देखने लगती है, क्योंकि उसे अपने पति की याद आ रही थी। तो वहां पर फाइल के अंदर अचानक से उसे एक ऐसी ब्लड रिपोर्ट मिलती है जिसको देखने के बाद उसकी आंखें खुली के खुली रह जाती हैं और उसके समझ में आ जाता है कि किस वजह से उसका पति उसे तलाक देना चाहता है, क्योंकि इस रिपोर्ट के अंदर साफ साफ लिखा हुआ था कि इनको कैंसर हो चुका है। अब जैसे ही पत्नी को पता चलता है कि पति को कैंसर हो गया है तो वह समझ जाती है कि पति इसी बीमारी को छुपाने की वजह से ऐसा कर रहा है। लेकिन फिर भी वह इस बात की पुष्टि करने के लिए सीधा उस फाइल को लेकर उस डॉक्टर साहब के पास चली जाती है जिसने उसके पति का इलाज किया था। तो यहां पर जाकर जब वो उससे बात करती है कि डॉक्टर साहब इस रिपोर्ट में ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि मेरे पति को तो पहले कोई भी कैंसर नहीं था और ऐसी कोई बुरी आदत भी उनके अंदर नहीं है जिससे उन्हें कैंसर हो सकता है। तो यहां पर जो डॉक्टर साहब होते हैं वह उन्हें बताने लगते हैं। कहते हैं कि दरअसल ऐसी बात है, जब तुम्हारे पति डायलिसिस पर चले हुए थे तो उसी दौरान उनकी दवाइयां काफी ज्यादा हैवी चल रही थी और दवाइयों के चलते आपके पति को कैंसर हो गया है। ऐसा हर किसी को नहीं हुआ करता, कोई कोई केस ही ऐसा होता है कि दवाइयों के साइड इफेक्ट से जिसे कैंसर हो जाए, लेकिन वो आपके पति के साथ हो गया, तो इसमें हम कर भी क्या सकते हैं। तो वो कहने लगते हैं कि डॉक्टर साहब इसका तो इलाज है ना। लेकिन तभी यहाँ पर जो डॉक्टर साहब होते हैं वो कहते हैं कि हाँ इलाज तो है, लेकिन आपके पति के शरीर में इतनी क्षमता नहीं है कि वह कैंसर के इलाज को झेल सके, क्योंकि यहाँ पर रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी जो भी इसकी करी जाएंगी उन सभी को सहन नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहले तो डायलिसिस पर चले हुए थे और उसके बाद अब इनका किडनी का ऑपरेशन हुआ है, तो इनका बच पाना बड़ा ही मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो संजना होती है वो एक ऐसा सवाल पूछती है जो शायद ही एक प्यार करने वाली पत्नी के लिए पूछना बड़ा ही मुश्किल होता है। वह पूछने लगती है कि डॉक्टर साहब अगर ऐसी बात है तो आप ये बताइए कि मेरे पति के पास कितना टाइम है। तो उसके बाद जो डॉक्टर साहब होते हैं वो कहने लगते हैं कि देखो मेडिकल लाइन के हिसाब से बताऊं तो आपके पति के पास लगभग 8 महीने से 1 साल तक का समय है और उससे ज्यादा वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो संगीता होती है उसकी आंखों में आंसू तो होते हैं, लेकिन फिर वह सोचती है कि कोई बात नहीं, जो ऐसी बात है तो अपनी जिंदगी को मैं अपने पति के साथ ही व्यतीत करूंगी और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। ऐसा सोचकर जो संगीता होती है वहां से सीधा अपने मायके जाती है और अपना सारा सामान लेकर दोबारा से अपने ससुराल आ जाती है। जब पति उसे दोबारा से देखता है तो वो कहने लगता है कि अब तुम यहाँ पर क्यों आ गई, क्या है तुम्हारा यहाँ पर। तो उसके बाद जो संगीता होती है वो झट से अपने पति के गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। पति उसे दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे दूर नहीं होती है और कहती है कि मुझे पता चल चुका है कि आप कैंसर की वजह से तो ऐसा कह रहे थे कि आपको कैंसर हो गया है, और जब आप इस दुनिया को छोड़कर जाओगे तो मुझे इस बात का दुख होगा। इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो पति होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह जोर जोर से रोने लगता है। यहाँ पर अमित के माता पिता भी आ गए थे और जब वह अपने बेटे को रोता हुआ देखते हैं तो पूछने लगते हैं कि बेटा क्या हुआ और तुम बेटी यहाँ पर क्यों आ गई। तो यहाँ पर जो संगीता होती है वह पूरी की पूरी कहानी सास ससुर को बता देती है। कहती है कि माँ बाबूजी मैं परेशान हो रही थी कि ये मुझे तलाक क्यों दे रहे हैं, लेकिन मुझे पता चल गया है कि ये तलाक क्यों दे रहे हैं। वह उन्हें पूरी कहानी बता देती है कि पति को कैंसर हो गया है और इस बात को ये हमसे छुपा रहे थे। डॉक्टर साहब ने बताया था कि इन्होंने कह दिया था कि मेरे घर वालों को पता ना चल जाए और इस बात को पूरी तरह से गुप्त रखना। इसके बाद यहाँ पर जो माता पिता होते हैं वह भी अपने बेटे से कहने लगते हैं बेटा अगर ऐसी बात थी तो तुझे हमें बताना चाहिए था, हो सकता है कोई ना कोई इलाज निकल आए। एक डॉक्टर ही थोड़ी ना है जो कैंसर को ठीक कर सकते हैं, और भी ढेर सारे संस्थान हैं जो ये दावा किया करते हैं कि हम कैंसर को पूरी तरह से ठीक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर जो बेटा होता है वो कहने लगता है कि माँ बाबूजी मैंने डॉक्टर साहब से बात कर ली और उन्होंने मुझे बता दिया कि इसको ठीक करना मुश्किल ही नहीं बिल्कुल से नामुमकिन है और तुम्हें अब कोई भी नहीं बचा सकता। तो इसी वजह से मैंने अपनी पत्नी से तलाक के लिए कहा ताकि वह मुझसे तलाक लेकर अलग से रहने लगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी इतनी जवानी में विधवा हो जाए। अगर वो मेरे साथ रहेगी तो जरूर से वो विधवा हो जाएगी और इतना टाइम मेरे पास है कि जितने टाइम में मैं अपनी पत्नी को तलाक दे सकता हूँ। लेकिन तभी संगीता जो होती है वो कहती है कि आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं आपको तलाक देकर
देकर ऐसे टाइम में तुमसे अलग रह सकती हूँ। तो यहाँ पर जो अमित होता है वो कहता है कि संगीता मैं सही कह रहा हूँ और तुम्हें मुझसे अलग होना चाहिए। संगीता उसे अपनी कसम देती है और कहती है कि आपको मेरी कसम है कि अब के बाद आपने एक बार भी तलाक का नाम लिया तो मैं आपसे प्यार किया करती हूँ और आपके साथ ही अपने जीवन को जीऊंगी। भले ही आपके पास 8 महीने हैं लेकिन इन 8 महीनों को मैं पूरी जिंदगी की तरह जीना चाहती हूँ। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो अमित होता है वह चुप हो जाता है और अपनी पत्नी के साथ ही रहने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर जो संगीता होती है वो इधर उधर काफी ज्यादा रिसर्च करती है क्योंकि वह पढ़ी लिखी थी और रिसर्च करने से उसे एक आयुर्वेदिक संस्थान के बारे में पता चलता है जहां पर कैंसर का 100% इलाज बताया जा रहा था। ना कोई ऑपरेशन, ना ही कोई कीमोथेरेपी, ना ही कोई रेडियोथेरेपी। अब इस बात को पता चलने के बाद जो संगीता होती है वह अपने पति को वहां पर ले जाने का फैसला कर चुकी थी और इसके बाद वह घर वालों से बात करके अपने पति के साथ वहीं पर रहने लगती है। वहां पर जाने के बाद अमित का लगभग वहां पर 6 महीने तक इलाज चलता है और 6 महीने में उसकी बीमारी पूरी तरह से ठीक होने लगती है। यहां तक कि जो दूसरी किडनी जो पूरी तरह से ठप हो गई थी वह भी धीरे धीरे रिकवर हो जाती है और यहां पर अमित 6 महीने बाद एक अच्छी जिंदगी जीने लगता है और उसने कैंसर को पूरी तरह से हरा दिया था। जब वो कैंसर को हरा देता है तो यहां पर अमित दोबारा से जाकर चेकअप करवाता है लेकिन इस बार उसके चेकअप में कोई भी ऐसा कैंसर वगैरह नहीं दिखाई देता है। दरअसल यहां पर अमित को इन दवाइयों की वजह से काफी ज्यादा साइड इफेक्ट हुआ था और शरीर पूरी तरह से जहरीला हो गया था। इसी वजह से रिपोर्ट में कैंसर आ गया था लेकिन आयुर्वेदिक दवाइयों ने शरीर को अंदर से साफ कर दिया था और पूरी तरह से उसके खून को प्योरीफाई कर दिया था। किडनी के अंदर जो भी बीमारियां हुई थी वह सभी बीमारियां भी इसी से ठीक हो गई हैं और वह पूरी तरह से रोगों से मुक्त हो गया था। इसके बाद संगीता को बड़ी खुशी होती है जब वो संस्थान वाले उनसे कहते हैं कि अब आप लोग अच्छी तरह से ठीक हो और अब आप अपने घर जा सकते हो। यहाँ पर संगीता अमित को लेकर दोबारा से उस घर में आती है जहां पर माता पिता काफी ज्यादा उदास रहा करते थे लेकिन जैसे संगीता बताती है कि आपका बेटा पूरी तरह से ठीक हो गया है तो उसके बाद उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता और माता पिता एकदम से खुश होकर कूदने लगते हैं। यहाँ पर अमित की भी आंखों में एकदम से आंसू आ गए थे और वह अपने पिता को गले से लगाता है। इसके बाद अमित और संगीता वहीं पर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और यहाँ पर जो अमित होता है उसको अब फिलहाल 3 बच्चे हो चुके हैं और वो लोग खुशियों के साथ जीवन जी रहे हैं। माता पिता में से जो पिता होते हैं वह तो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं लेकिन माँ अब भी उनके साथ रहा करती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको, अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।